नमस्कार। आज इतिहास का पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और मैंने आपसे वादा किया था कि मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे हम लोग, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह पहला वीडियो है। उम्मीद करूँगा भरपूर प्यार देंगे आप इस वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, चाहे वो कोई भी टीचर हो। मुझे एहसास हुआ जब से मैं वीडियो बनाना आरंभ किया हूँ। अब यहाँ पर स्टेबल होने के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए अब स्थायी रूप से सक्रिय हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ। तो यह पहला वीडियो है इतिहास के लिए, और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। मध्यकालीन इतिहास शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिचय लेंगे, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल देखते हुए चलेंगे। तो आज इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, और इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि ऐसा अवश्य घटित हुआ है। आप देखेंगे इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में। यह हिस्ट्री शब्द यूनान से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक अर्थात हिंदी में यूनान, तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, और इस हिस्टोरिया का अर्थ होता है इंक्वायरी और रिसर्च। या तो रिसर्च होता है या तो इंक्वायरी, हम ये कह सकते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, तो वो इतिहास कहलाता है। अगर हम एक छोटा रूप इसका देखें तो हम इतिहास में अध्ययन क्या करते हैं, तो हम इतिहास में अध्ययन करते हैं मनुष्य का, मनुष्य के जीवन का। तो अतीत में मनुष्य का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास में हम मनुष्य की सभ्यताओं के बारे में जानते हैं, उनके संस्कृति के बारे में जानते हैं। और यह शब्द हिस्टोरिया से आया हुआ है, जिसका अर्थ ही है इंक्वायरी या अनुसंधान। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। तो इतिहास के बारे में उम्मीद करता हूँ आप पहले से ही जानते होंगे। हमें फैक्चुअल पर ध्यान देना है, तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास के जनक से। तो इतिहास के जनक, इतिहास के पिता कौन हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि हेरोडोटस हैं। तो उनको क्यों कहा गया इतिहास का जनक? तो 484 बीसी की बात है। यह एक ग्रीक विद्वान थे, यूनान विद्वान थे। इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द हिस्ट्रीज, और हिंदी में हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन समय के यूनान और फारस के बीच के युद्ध का वर्णन किया था। और जो इतिहास लिखने का एक तरीका है, इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का लेखन किया था। तो इन कारणों से इनको क्या कहा गया? इतिहास के पिता। आपको फैक्चुअल रूप से तैयार रहना है। फैक्ट आपको याद रखना है कि यूनान और फारस के बीच का युद्ध का वर्णन किस में है? तो आप कहेंगे हिस्टोरिका में है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को किसका पिता कहा जाता है? तो आप बताएंगे इतिहास के पिता। इतिहास के पिता क्यों कहे जाते हैं ये? तो आप कहेंगे कि इतिहास का लेखन इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से किया। इसके बाद एक विद्वान आते हैं 411 ईसा पूर्व में। ये भी ग्रीक विद्वान ही रहते हैं, और इनका नाम है थ्यूसिडाइडीज। आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, थ्यूसिडाइडीज इनका नाम था। और इन्होंने अपने समय पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास लिखा था। पेलोपोनेशियाई युद्ध क्या था? एथेंस एक शहर है, स्पार्टा एक शहर है। ये यूनान देश में ही, यूनान राज्य में ही एथेंस है, जहाँ से ओलंपिक गेम का शुरुआत भी हुआ है। तो उस समय स्पार्टा और एथेंस के बीच में युद्ध हुआ था, और आपस में देखिए राज्य युद्ध किया करते थे साम्राज्य विस्तार के लिए उस समय भी। तो उस युद्ध का वर्णन इन्होंने अपने पुस्तक पेलोपोनेशियाई का युद्ध इतिहास में वर्णन किया। और ये इतिहास को विश्लेषण तरीके से लिखा है इन्होंने।
थ्यूसिडाइडीज ने। ये नहीं कि एक पक्ष का बात सुना और लिख दिया, ये दोनों पक्षों के बात को सुने हैं, मतलब दोनों पक्षों का गहन अध्ययन किया, उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला है उसमें उन्होंने लिखा है, तो मतलब दोनों का विश्लेषण करके ही लिखा है। अब विश्लेषण तरीके से इतिहास लिखने का जो प्रचलन है इन्होंने आरंभ किया, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक इतिहास के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। तो थ्यूसिडाइसिस को किस लिए याद किया जाता है, तो आप कहेंगे थ्यूसिडाइडीज को इतिहास के वैज्ञानिक इतिहास के पिता के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने स्पार्टा और एथेंस के बीच के युद्ध का वर्णन किया है। किसमें किया है, तो पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए इतिहास है, इतिहास का आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो उस मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, मानव जब जानवरों की भांति जीवन यापन करता था तब के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस समय जब मनुष्य जानवरों की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है तो निश्चित रूप से पढ़ना लिखना उसे आता है नहीं, वह अभी सभ्य नहीं बना है, तो इस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हम इसका अध्ययन लिखित रूप से नहीं कर पाते हैं, तो आखिर अध्ययन करते कैसे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजार होते थे जिससे वो लोग शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन हम लोग पुरातत्व से करते हैं, अर्थात पत्थर के औजारों के अध्ययन द्वारा पता करते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है कि इस काल में मनुष्य सभ्य हो चुका था, घर बनाने लगा था, कृषि कार्य करने लगा था, व्यापार करने लगा था, लिखना पढ़ना जान चुका था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि इस समय पिक्टोग्राफ चलता था, मतलब चित्रात्मक शैली में लेखन चलता था, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का अगर उदाहरण लें तो वो सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण के रूप में आ सकता है या आता है। और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे और इनका साक्ष्य जो मिला है लिखित रूप में उसे पढ़ा जा चुका है। आप वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आप देखेंगे कि ये इसे पढ़ा जा चुका है। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काल में ऋग्वेद आ जाता है, ऋग्वैदिक काल आ जाता है। अब ऐतिहासिक काल को ही पढ़ना है जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल। ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट दिया गया है। देखिए दुनिया का कोई भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं 3 काल में ही बांट करके पढ़ेंगे। इतिहास को विश्व इतिहास और भारत का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हमारे वनडे एग्जाम में भारत के इतिहास से ही प्रश्न आते हैं, इसलिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल का समय आप देखेंगे मगध के उत्कर्ष से शुरू हो जाता है और लगभग 712 ईस्वी तक प्राचीन काल पढ़ते हैं। फिर जैसे ही अरबों का आक्रमण होता है भारत पर, तुर्कों का आक्रमण होता है, वहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। मध्यकाल की भारत हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और यह औरंगजेब तक लगभग हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 1707 के बाद 1947 तक आधुनिक काल पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकाल। और मध्यकाल पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मध्यकाल के स्रोत क्या हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। हम आखिर कैसे समझेंगे कि इस समय में ये घटनाएं घटित हुई थी। तो निश्चित रूप से अब तो पढ़ना लिखना लोग जान चुके थे, तो हम निश्चित रूप से साहित्यिक स्रोत से समझ सकते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत ही नहीं है केवल एकमात्र इतिहास जानने की स्रोत,
पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है। तो उस स्रोत में हम लोग साहित्यिक स्रोत पर शुरू करते हैं और बिना समय गवाए फैक्ट पर भी ध्यान देते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो फंसने जरूर हैं। आप इतिहास के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा, इसी एक वीडियो में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का फंस जाएंगे। तो पहली बात तो शुरू करते हैं। चचनामा एक पुस्तक है, चचनामा। हालांकि इसके लेखक के बारे में पता नहीं है। हालांकि कुछ विद्वान या फिर कुछ किताबों में अली नामक विद्वान के लेखक मानने के बारे में समर्थन करते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि चचनामा के लेखक कौन है पता नहीं है, अज्ञात लेखक है। तो चचनामा के अज्ञात लेखक है। और चचनामा में क्या है, तो चचनामा में अरबों का आक्रमण है भारत पर। और जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो 1-2 असफल होता है, लेकिन बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो वह भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है, जिसमें से सिंध एक प्रमुख क्षेत्र था। जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का अरबों का आक्रमण, तो उसमें जरूर चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है चचनामा में किसका उल्लेख है, अरबों का भारत पर आक्रमण और सिंध विजय का वर्णन मिलता है चचनामा में। इसके लेखक पता नहीं है, अज्ञात हैं। फिर बात आती है किताब उल हिंद की, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं और भारत की खोज भी कहते हैं। तो हमें प्रश्न किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद करके ही मिलेगा। और इसके लेखक है अल बरूनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक है। अल बरूनी से कई बार प्रश्न आए हैं। तो अल बरूनी लेखक हैं किताब उल हिंद के या तहकीक ए हिंद के, और यह महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी को गजनवी भी कहते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत में आया था, और जब यह आया तो भारत के पुराणों का अध्ययन किया, भारत में संस्कृत का अध्ययन किया। भारत में पुराण और संस्कृत का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। तो अल बरूनी के बारे में याद रखिएगा कि अल बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक किताब उल हिंद है, और यह महमूद गजनी के साथ आया था, और संस्कृत और पुराण का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुसलमान था। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी हुई है, तो आप बताएंगे अरबी भाषा में। अब बात आती है किताब उल हिंद का क्या कोई अनुवाद भी है, तो निश्चित रूप से 2 अनुवाद इसके मिलते हैं, हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद। किताब उल हिंद के हिंदी अनुवादक रजनीकांत शर्मा जी हैं, और इंग्लिश ट्रांसलेटर अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड सचाऊ हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के जो ट्रांसलेशन किए हैं हिंदी में, वो हैं आपके रजनीकांत, और साथ ही साथ जब एडवर्ड सचाऊ की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि एडवर्ड सचाऊ ने अंग्रेजी में किया है। किस में किया है, इंग्लिश में। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एडवर्ड सचाऊ किस में लेखन किया है इन्होंने, तो आप कहेंगे कि इंग्लिश में, इन्होंने इंग्लिश में किया है ट्रांसलेट। और रजनीकांत शर्मा ने किस में किया है, तो आप कहेंगे हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये किताबों का नाम आपको याद रखना है, 2 किताबें पढ़ चुके हैं। तीसरा किताब है सियासतनामा। सियासतनामा किसने लिखा है, तो निजाम अल मुल्क तूसी ने। निजाम अल मुल्क तूसी सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था की जानकारी देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट सियासतनामा के लेखक नहीं, बल्कि सियासतनामा में किस चीज़ का उल्लेख है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इक्ता व्यवस्था की जानकारी आपको राइट डाउन कर लेना है नोट्स पे। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी। ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और मेरे परीक्षा में खुद पूछा गया है। तबकात ए नासिरी किसने लिखा है, तो आप बताएंगे मिनहाज उस सिराज। नाम थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या कठिन नहीं है, और जब ठान लें आप तो क्या कठिन है। तबकात ए नासिरी किसने लिखी है, मिनहाज उस सिराज ने। यह फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और इसमें
दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो मोहम्मद गोरी का भारत विजय, और दूसरा यह पुस्तक किसको समर्पित है, तो नसरुद्दीन महमूद को। किसको? नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो तबकात नासिरी भी कर लिए हम लोग। नेक्स्ट है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर को किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा हसन निजामी ने लिखा है। और यह दिल्ली का पहला सरकारी संकलन है। ताज उल मासिर किसने लिखा? हसन निजामी। याद रहे किताब में क्या उल्लेखित है और किताब के लेखक कौन है, ये दो महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट किताब हमारा क्या है? नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा है, तो आप बताएंगे फिरदौसी ने। फिरदौसी भी किसके शासनकाल में आया था या किसके साथ आया था, तो आप कहेंगे महमूद गजनी के साथ। देखिए हमने वर्णन किया है महमूद गजनवी, तो दोनों ही सेम ही है। अभी तो पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। तो शाहनामा भी महमूद गजनी ने लिखा है, और यह शाहनामा किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में। अब आप यहाँ पर एक बात देखिएगा, अल-बरूनी ने किस भाषा में लिखा है? किताबुल हिंद अरबी भाषा में। और ये भी किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। लेकिन एक ऐसा लेखक आएगा इसके समय जो अरबी भाषा में नहीं लिखेगा। अभी इंतजार करिए नेक्स्ट स्लाइड का। तो शाहनामा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है अरबी भाषा में। फिरदौसी कौन था? महमूद गजनी के साथ था, ठीक है ना। महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार था। अब तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की जानकारी देता है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है। तो आपको एक तरफ किताब और एक तरफ किताब के लेखक लिख लेना है और उसको रट लेना है, समझ लीजिए। क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, आएंगे पक्का। तो अब यहाँ पर हम जब इसका MCQ कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप कोई न कोई ट्रिक बना करके पढ़िए, या फिर जब मैं MCQ कराऊंगा तो आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। और एक नेक्स्ट पुस्तक है रेहला। रेहला पुस्तक के लेखक जो हैं इब्न बतूता हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, और मोरक्को का यह लेखक अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा है, और रेहला अरबी भाषा में लिखा है। अब अरब देश से जो आ रहे हैं वो तो अरबी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका नहीं कह सकते, उत्तर अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप से आने वाला यह लेखक, यह विद्वान अरबी भाषा में कैसे लिख दिया। तो जब मैं इस्लाम का उदय पढ़ाऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वो अरबी भाषा में क्यों लिखा। क्योंकि सऊदिया अरब के आसपास का ही देश मोरक्को है, और उस मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता है, और मोरक्को देश पर अरब का प्रभाव पड़ गया था, वहाँ तक इस्लाम फैल गया था, इसलिए यह भी अरबी भाषा में लिखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। यह किसके समकालीन था, किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए MBT लिखा हो तो मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझ जाइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे सम्मान दिया और इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। रेहला में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी गई है, तो रेहला में सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था जो थी उसकी जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो उस समय फिर से रेहला का हम लोग उल्लेख कर लेंगे, और मैं प्रश्न पूछ दूंगा कि डाक व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तब आपका जवाब जरूर मिलेगा रेहला। रेहला किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताएंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। वह किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी
अपना दूत बनाकर चीन भेजा, तो आप कहेंगे इब्न बतूता को। डाक व्यवस्था की जानकारी सल्तनत कालीन समय में किससे मिलती है? तो रेहला से मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है किताब उल यामिनी। अब आपको यही लिखना है, याद रखना है, उत्बी। किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे उत्बी, और यह मोहम्मद गजनवी का सचिव था। तो हम लोग मोहम्मद गजनी के समय के 3 विद्वान देख लिए, अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी। ये तीनों का किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किताब उल यामिनी। ठीक है ना। महमूद गजनी यामिनी वंश का था, इसी किताब से पता चलता है। ठीक है ना। गजनी उस स्थान का नाम था, इसलिए महमूद गजनी, गजनी कोई उसका उपाधि नहीं है। ठीक है। तो अब मध्यकालीन इतिहास में कुछ और बड़े बड़े लेखक के बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें हमेशा याद रखना है। वो है अमीर खुसरो। फटाफट इनको देख लेते हैं और आप राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम है मोहम्मद हसन था, और पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो था। इनका जन्म 1253 उत्तर प्रदेश में हुआ था, एटा में, और इनकी मृत्यु 1325 में दिल्ली में हो गई थी। इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के चेले थे, शिष्य थे, और इनकी जो उपाधि थी तूती-ए हिंद। तो कभी पूछ दे कि तूती-ए हिंद, कई बार पूछा है, कई बार परीक्षा में पूछा है कि तूती-ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तूती-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा इनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्कल्लाह नामक उपाधि दी थी। तो कभी कभी ये किताबों में कम ही मिलता है कि तुर्कल्लाह जैसी उपाधि भी है। तो ये आपको याद रखना है फैक्ट में कि तुर्कल्लाह नामक उपाधि भी अमीर खुसरो को ही दी गई थी। अमीर खुसरो को ही तुर्कल्लाह नाम से भी उनके गुरु पुकारते थे। ठीक है। अब याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ये भारत में, भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा किए हैं जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर आप संगीत के क्षेत्र में आए तो सितार, तबला इसके खोजकर्ता हैं, इनके आविष्कारक हैं, इनके जनक हैं। गजल, कव्वाली, खड़ी बोली, उर्दू साहित्य इनके जनक हैं। आप जितने भी गजल सुनते होंगे, आज तरीका है, इनके समय में एक ख्याल नामक गजल के या कव्वाली के तरीके अलग अलग हैं। जैसे घराना आप पढ़ते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और यह एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक 8 शासकों का कार्यकाल देखा है। बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का कार्यकाल अमीर खुसरो ने ही देखा है, सर्वाधिक शासकों का। कभी कभी पूछता है प्रश्न कि सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक शासकों का कार्यकाल किसने देखा है? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं जहां से प्रश्न आते हैं। इनका प्रथम पुस्तक था किरान उस सादेन, राइट डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा। आशिका, नूह सिपिहर, तारीख ए अलाई, तुगलकनामा, इतने पुस्तकों का वर्णन इन्होंने किया है और आपको याद रखना है इतना। उम्मीद करता हूं अमीर खुसरो के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होंगी। 1-2 तो पक्का है कि नई जानकारी आपको मिली होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो समाप्त हो गया अब हम लोगों के लिए। अब जियाउद्दीन बर्नी अंतिम स्लाइड है आज की वीडियो का। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है।
और ये जियाउद्दीन बर्नी ही है जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा दयालु और रक्त पिपासु। इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत दयालु है और साथ ही साथ कहा रक्त पिपासु भी है। मतलब जो बात ठान लेता है तुरंत करने लगता है, गलत हो सही हो उसका निर्णय ही नहीं करता है। और एक कोटेशन भी मिलता है, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी, तो ऐसा मिलता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि आज मोहम्मद बिन तुगलक को अपने प्रजा से और प्रजा को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख रचनाएं जो हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये दो पुस्तकों को आपको याद रखना है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। हालांकि तारीख ए फिरोज शाही जब ये लिख रहे थे तो लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इन्होंने 70 से 80% उस पुस्तक को पूरा कर दिया था। बाकी की जो 20 से 30% बचा था उसे शम्स ए सिराज अफीक ने पूरा कर दिया। तो अगर पूछे कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा तो जियाउद्दीन बर्नी ने, और पूरा किसने किया तो शम्स ए सिराज अफीक ने। मध्यकालीन में गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी भी कविताएं लिखा करता था, तो ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आ चुका है कि गुलरुखी किसने लिखी है तो सिकंदर लोदी ने। फुतुहात ए फिरोज शाही, देखिए फुटुहात लिख दिया हूँ तो टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो ये फुतु है, तू है, ठीक है ना। फुतुहात ए फिरोज शाही, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, जिसमें इसकी आत्मकथा है। अब यहाँ पर मैंने फिराज शाह लिख दिया है, तो इससे आप वो मत होइएगा कि अरे सर फिराज लिखे हैं, ये फिरोज शाह है, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो आत्मकथा है लिखा है फुतुहात ए फिरोज शाही। अब देखिए आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज का स्लाइड कंप्लीट कर लिए। अब कल से हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू कर देंगे और इस्लाम के उदय से शुरू करेंगे, फिर अरब का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर तुर्क का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम लोग मध्यकालीन इतिहास क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, आधे घंटे का वीडियो होगा, और आप मन से पढ़िए और नोट्स बना करके पढ़िए। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।